नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है कि उनकी जो मिलने वाली पेंशन है उसकी गणना उनको जो मिलने वाली आखिरी सैलरी थी उसके बेसिस पर किए जाए और उनकी पेंशन का भुगतान किए जाए। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा है, तो आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है ईपीएफओ के लिए, क्या ये नया नियम मानकर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इसके हिसाब से पेंशन देना मुमकिन है या फिर मुमकिन नहीं है, और इससे कर्मचारियों को कितना फायदा होगा और आपको जो मिलने वाली पेंशन है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, और इसके बारे में विशेषज्ञों का क्या कहना है। तो इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देश के लीडिंग न्यूज़पेपर में इसके बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा है, तो आज हम इसके बारे में अभी इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है 12 अप्रैल 2019 को, जिसके तहत यहाँ पर बताया गया है कि पेंशन का पेज ईपीएफओ के लिए लगभग नामुमकिन है नए नियम से पेंशन दे पाना। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दी गई है, और साथ में जो विशेषज्ञ है, जानकार है, तो उनका इसके बारे में क्या कहना है, तो इसके बारे में भी अभी बताया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कुछ हाइलाइट्स भी दिए गए हैं, जैसा कि केरल हाई कोर्ट ने ईपीएफओ को ऑर्डर दिया था कि वह रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन दे। उसके बाद जो दूसरा हाईलाइट वो है, अभी नियोक्ता द्वारा पीएफ योगदान में 12% दिया जाता है, उसका 8.33% का योगदान ईपीएस के पेंशन फंड में जाता है। हालांकि ईपीएस में योगदान की सालाना 15,000 रुपए की सीमा है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला हाईलाइट है वो है बेसिक और डीए के कुल 8.33% हिस्से का ईपीएस में योगदान से पेंशन की रकम में भारी वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन में भारी वृद्धि का रास्ता साफ किया। तो कर्मचारियों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि वे किस तरह से यह गोल्डन पेंशन पा सकते हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि पहली नजर में इतनी पेंशन दे पाना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के लिए असंभव है। वह कर्मचारियों को उसके योगदान से कई गुना पेंशन नहीं दे पाएगा। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सही तरह से कैलकुलेशन की जाए और सरकार का सहयोग हो तो कोर्ट का आदेश अमल में लाना असंभव भी नहीं है। गौरतलब है कि केरल हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को ऑर्डर दिया था कि वह रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी यानी बेसिक और डीए को मिलाकर जो सैलरी बनती है तो उसके हिसाब से पेंशन दे। ईपीएफओ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। ऐसे में ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन को लेकर अब कर्मचारियों को काफी उम्मीद है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वह इतनी पेंशन दे सकता है। आगे यहाँ पर बताया गया है कैसे मिल सकेगी फुल पेंशन। तो जी हाँ दोस्तों, टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार फुल पेंशन चुनना एम्प्लॉय का अधिकार है। अगर वह फुल पेंशन का ऑप्शन चुनता है तो पेंशन कर्मचारी द्वारा सेवा के वर्ष और रिटायरमेंट के वक्त जो वह सैलरी उठा रहा था उसके आधार पर तय होगी, यानी मंथली पेंशन इज इक्वल टू आपकी नौकरी में सेवा के वर्षों को अगर आपकी अंतिम सैलरी से गुना करते हैं और 70 से भाग दिया जाए तो आपकी मंथली पेंशन का गणना हो जाएगी। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अगर किसी की सैलरी बेसिक और डीए को मिलाकर साल 1999 से लेकर 2000 में 10,000 रुपए प्रति माह थी और हर साल उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई तो उसकी सैलरी आज 61,169 रुपए हो जाएगी। इस उदाहरण में आज रिटायर होने वाले व्यक्ति को 61,169 रुपए के आधार पर पेंशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए ईपीएफओ इनकार कर रहा है। वैसे यहाँ उदाहरण में दिए गए कर्मचारी को ज्यादा पेंशन मिल सकती है बशर्ते वह ईपीएस में अपनी तरफ से पैसा जमा करे ताकि पिछले वर्ष में ईपीएस में जो कमी रही वह पूरी हो सके। इसके लिए उसे एक बड़ी रकम अपने ईपीएफ कॉपर से ईपीएस में डाइवर्ट करना होगा। यह एक उदाहरण में कर्मचारी को पिछले 20 वर्षों के लिए 4 लाख रुपए का अतिरिक्त योगदान ईपीएस में करना होगा।
चूंकि इसमें ब्याज भी एक हिस्सा है, इसलिए असल में उसे कुल 8 लाख रुपए के करीब देना होगा। ऐसी स्थिति में उसे 17,474 रुपए मंथली पेंशन मिल सकती है, जबकि पुराने नियम के तहत उसे 4,285 रुपए ही पेंशन के तौर पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अलग अलग सर्विस के साल रहे तो यहाँ पर जो है वो आपको कितनी पेंशन मिलेगी तो इसके बारे में भी बताया गया है। जैसा कि अगर आपकी सर्विस जो है वो 33 साल की है और आपको अंतिम सैलरी 50,000 रुपए मिलती थी, जो कि बेसिक और डीए को मिलाकर होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वो आपको 25,000 रुपए का पेंशन मिलेगी। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले देखेंगे तो आपको जो है 5,180 रुपए मिलेगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अलग अलग केसेस के बारे में पेंशन की कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आगे यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ है समस्या। फाइनेंशियल कोच कार्तिक जवेरी के अनुसार इतनी पेंशन देना असंभव सी बात है। दरअसल पेंशन फंड में योगदान ही कम होगा तो आपको ईपीएफओ पेंशन कहाँ से देगा। अभी आपके नियोक्ता द्वारा पीएफ योगदान में जो 12% दिया जाता है उसका 8.33% का योगदान ईपीएस के पेंशन फंड में जाता है। बची हुई रकम आपके पीएफ में जमा हो जाती है। अगर सीमा हटा भी ली जाए तो भी वह योगदान इतनी ज्यादा पेंशन देने के लिए असमर्थ होगा। टैक्स एक्सपर्ट मानते हैं कि हालांकि फैसले को लागू करना कैलकुलेशन के हिसाब से मुश्किल है, ऐसे में ईपीएफओ द्वारा असमर्थता जताने के बाद इस फैसले की समीक्षा करनी पड़ सकती है। तो आगे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, तो अभी हम इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आज किसी की सैलरी 20,000 रुपए महीने है तो बिना कैप के उसका ईपीएस में योगदान नियोक्ता के 12% यानी 8.33% होगा। हर साल उसकी सैलरी में 10% का इजाफा होता है तो उसका ईपीएस में योगदान 25 साल के बाद 20 लाख रुपए बनेगा। 25 साल के बाद उसकी सैलरी यानी बेसिक और डीए को मिलाकर 2 लाख रुपए होती है। तो पेंशन की गणना मंथली पेंशन इज इक्वल टू नौकरी के कुल साल मल्टीप्लाइड बाय आपकी अंतिम सैलरी और उसे जो है वो भाग दिया जाता है 70 से। इसके हिसाब से उसे 70,000 रुपए तक की पेंशन मिलनी चाहिए। मतलब कोड के अनुसार हर साल 8,40,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, जबकि उस कर्मचारी का योगदान ईपीएस में कुल 20 लाख रुपए ही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ईपीएफओ इतनी पेंशन देगा कहां से। ईपीएफओ कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लगभग 5,000 रुपए मासिक पेंशन ही दे सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा था तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी दी, जिसमें बताया गया है कि जो एक्सपर्ट की जो राय है तो वो क्या है, ईपीएफओ में जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन आपका दिया जाता है और इससे जो है वो आपके पीएफ के कंट्रीब्यूशन पर कितना असर होगा, यहाँ पर इस आर्टिकल में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो इसकी जानकारी उन सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल सके। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।